हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का हमारा जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हम आज अपना टॉपिक करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? 1986 में बनी थी। इसने एजुकेशन को लेकर कुछ सुझाव, उसके कुछ उद्देश्य जो निर्धारित किए गए थे। देखो, मानव इतिहास के क्रम से ही जो शिक्षा का अपना महत्व रहा है, प्राचीन समय से ही शिक्षा के लिए बहुत सारे जो कार्य हैं वो किए जा रहे थे। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ जो शिक्षा की डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम थे या फिर जो शिक्षा का स्वरूप था वो चेंज होता रहा। प्रत्येक काल और देश में शिक्षा का जो ढंग है वो एक सा नहीं था। हर एक समय के साथ हर एक देश में अपनी जो एजुकेशन सिस्टम था, अपने उसके जो एजुकेशन प्रदान करने के तौर तरीके थे। तो जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, समय के साथ साथ जो शिक्षा है उसका भी जो विकास है वो होता गया। समय समय पर जो शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारी जो रिपोर्ट्स थी वो बनी, बहुत सारे जो आयोग थे वो बने गए। इसमें से बहुत सारे आयोग की जो सुझाव दिए गए थे या सिफारिशें किए गई थी वो पूर्ण रूप से लागू हो गई थी, लेकिन कई ऐसे थी जिनकी जो तो हम कह सकते हैं कि पैसे की कमी के कारण वो जो उद्देश्य थे या फिर जो सिफारिशें थी वो लागू नहीं की जा सकी थी। शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए समय आने पर हर एक व्यक्ति था जो वो शिक्षा के महत्व को समझने लगा। शिक्षा एक राष्ट्रीय क्रिया के रूप में सामने आई। लोगों ने किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जो आधारशिला कार्य था वो शिक्षा को माना जाने लगा। तो जो व्यक्ति की शारीरिक, जो व्यक्ति की बौद्धिक, व्यक्ति की सामाजिक शक्तियों का विकास करके उन्हें अगर राष्ट्र के विकास में लगाना चाहते थे तो जो शिक्षा है उसका सहारा, बहुत बड़ा सहारा कह सकते हैं हम, शिक्षा का सहारा लिया गया वहां पे। तो इन सभी समस्याओं का, इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा संबंधी समस्याएं थी, शिक्षा के विकास संबंधी जो समस्याएं थी उनका अध्ययन विश्लेषण करने किया तथा उनके उचित समय, उचित समाधान के लिए जो विचार प्रस्तुत किए गए, जो सुझाव थे वो प्रस्तुत किए गए। इस संदर्भ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत सारे जो कमीशन थे वो एजुकेशन डेवलपमेंट को लेकर बनाए गए, जिसमें से हम बात करते हैं कि जो एक विश्वविद्यालय आयोग बना था 1948-49 में, उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा आयोग बना था 1952-53 में, उसके बाद जो कोठारी कमीशन था वो बना था 1964-66 में, और उसके बाद जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनाई गई वो आई थी 1986 में। 1986 में एजुकेशन डेवलपमेंट को लेकर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो बनाई गई। तो इस संबंध में जो 5 जनवरी 1985 को जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय स्वर्गीय जो राजीव गांधी जी ने एजुकेशन के लिए अपने राष्ट्र के एक संबोधन में कहा था कि देश को ऐसे शिक्षा नीति दी जाएगी जो देश को आर्थिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करे। तो एजुकेशन वहाँ पे हर तरीके की, वहाँ पे उन्होंने कहा गया था जो साइंस की एजुकेशन थी, चाहे वोकेशनल एजुकेशन थी, चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी, कि हर जगह हर प्रकार की जो एजुकेशन है वो अपने देश के नागरिकों को देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता तथा कार्य नैतिकता का विकास होना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भव्यता एवं राष्ट्रीय एकता में उसका जो महत्व है प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों द्वारा संयुक्त संस्कृति की प्रांतीय तथा सांप्रदायिक व्याख्या को दबाया जाना चाहिए, कि हमें वहाँ पे टुकड़े टुकड़े जो, चाहे वो धर्म को लेकर, चाहे वह जाति को लेकर हो, चाहे भाषा को लेकर हो, वो चीजें वहाँ पे दबाई जाने की बहुत जरूरत है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या, राष्ट्रीय एकता के बारे में जो बच्चों को एजुकेशन है वो प्रदान करनी चाहिए। हम आगे बात करते हैं इसके फीचर्स की, कि कौन कौन से फीचर्स थे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। फीचर्स ऑफ द पॉलिसी। एम्स एंड जो फीचर्स थे उसके क्या क्या जो इसकी विशेषताएं थी या फिर क्या क्या उसके उद्देश्य थे। फीचर्स ऑफ
फीचर्स ऑफ पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन जो एजुकेशन पे बनी थी, उस पॉलिसी के कौन कौन से फीचर थे, मतलब कौन कौन सी जो विशेषताएं थी। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो मेन बात थी वो थी एजुकेशन फॉर ऑल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। हर एक पर्सन के लिए एजुकेशन की बात कही गई थी। हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का अनिवार्य होना सबके लिए है। हर एक पर्सन को, हर एक बच्चे को जो एजुकेशन है वो प्रदान की जानी चाहिए। यह किसी विशिष्ट वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि इसमें हर एक वर्ग आना चाहिए, हर एक जो धर्म है वो आना चाहिए। ये सभी प्राणियों के लिए है। इसमें हम जो एज क्राइटेरिया है वो डिफरेंट उसमें रखते हैं, स्कूलिंग के लिए, कॉलेज के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर साथ ही साथ जो अडल्ट एजुकेशन है उसको भी जो प्रमोट किया गया, ताकि हर एक बच्चे तक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हर एक नागरिक तक एजुकेशन है वो पहुंचाई जा सके, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के जो सर्वांगीण विकास है, ऑलराउंड डेवलपमेंट है किसी भी व्यक्ति की, तो शिक्षा के सहारे ही करवाई जा सकती है, की जा सकती है, जिसमें उसका बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, उसका शारीरिक विकास, ये सब शामिल होते हैं। अतः किसी भी पर्सन को जो शिक्षा के वंचित है वो नहीं रखा जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर की। डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, कि जो मैन पावर है, मानवीय जो शक्ति है, उसका विकास किया जाए। मानवीय विकास किस लिए जरूरी था? क्योंकि राष्ट्रीय विकास के लिए हमें मानवीय विकास करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के लिए जो मानवीय शक्ति है उसके विकास में शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा के साथ या शिक्षा को आधार बनाकर हम मानवीय जो शक्ति है उसका विकास कर सकते हैं। यह उस भूमिका का भी निर्माण करती है जिस पर अनुसंधान का विकास कार्य प्रफुल्लित होता है। इसके साथ साथ राष्ट्र आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ता है। आगे हम बात करते हैं जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया था उन्होंने, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा पद्धति थी वो कैसी होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले बात की थी कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, इसमें जो बात सिफारिश की गई थी कोठारी आयोग में, जो 10+2+3 की बात की गई थी, वो इम्प्लीमेंट पूर्ण रूप से कब हुआ था? वो नेशनल जो पॉलिसी बनी थी एजुकेशन को लेकर, उसमें उस चीज का जो इम्प्लीमेंट था ग्राउंड लेवल पे वो हुआ था। इसमें कॉमन स्ट्रक्चर क्या था? वही 10+2+3, जिसमें अगर हम 10th की बात करें तो 5 साल तक क्या थी? वो प्राथमिक शिक्षा की बात की थी वहां पे। जो आगे उसके बाद 3 साल की वो 6th 7th 8th तक, जिसको हम जो उच्च प्राइमरी शिक्षा कहते हैं, उच्च प्राइमरी शिक्षा आगे बात की गई थी 3 साल की वहां पे। उच्च प्राइमरी शिक्षा, उसके बाद 8 और फिर 2 फिर बच के वहां पे क्या थी? जो 9th और जो 10th थी वो क्या थी? उच्च विद्यालय शिक्षा थी वहां पे। ये फर्स्ट टू लेकर 5th तक, ये 6th 7th 8th तक, ये 9 to 10th तक ये थी उच्च विद्यालय की बात की गई थी। ये 2 है वो +1 और +2 जो उच्चतर की बात की। पीछे जो 3 बचा है वो क्या थी? वो कॉलेज लेवल की बात थी, वो महाविद्यालय की बात की गई थी। और ये क्या थी? एक
पूर्ण जो हमारा नेशन था, पूर्ण हमारा जो एक भारतवर्ष था, उसमें ये स्ट्रक्चर लागू करने की बात कही गई थी। आगे हम बात करते हैं सिंगल करिकुलम फॉर द होल नेशन। सिंगल या फिर कॉमन करिकुलम फॉर द नेशन। पूरे नेशन में जो एक ही तरीके का जो करिकुलम था वो होना चाहिए, सिंगल करिकुलम होना चाहिए। शिक्षा की नई नीति के अंतर्गत जिस शिक्षा ढांचे को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित किया गया था वह +2 है। इस पाठ्यक्रम के तहत जो कोर करिकुलम है वो आता है। इस पाठ्यक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में बताया गया है, मतलब हिस्ट्री की जो बात की गई है। इसके अतिरिक्त धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संस्कृति, परिवार नियोजन, लोकतंत्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि जो विषय है उसको करिकुलम में ऐड किया गया है। आगे हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिस्टम। कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिस्टम। कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिस्टम में क्या था, जो राष्ट्रीय प्रणाली धारा की इस नीति के अनुसार शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली धारा का जो सिद्धांत है वो देश के समस्त विद्यार्थियों पर बिना किसी भेदभाव के लागू होना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी वो शिक्षा ले सकता है। शिक्षा जब बच्चा लेगा तो उसमें धर्म को लेकर कोई जो पार्शियलिटी वो नहीं की जाएगी, या फिर जाति को लेकर या भाषा को लेकर या फिर क्षेत्र को लेकर उसमें किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। जो कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिस्टम है वो यही प्रणाली लागू करेगा कि हर एक बच्चा बिना किसी धर्म के भेदभाव, जाति के भेदभाव या भाषा के भेदभाव पे वो एजुकेशन ले सकता है। आगे हम बात करते हैं एम्फोसिस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एम्फोसिस ऑन रिसर्च डेवलपमेंट। तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो प्रमोट करने की बात कही गई थी। इस नई शिक्षा नीति में अनुसंधान और शिक्षा के विकास पर व्यापक जो प्रकाश डाला गया था। यहाँ पे रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम थे उस पर ज्यादा काम करने की बात कही गई थी। उसके अनुसार देश की विभिन्न संस्थाओं के साधनों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं में उसकी भागीदारी आंकने और उसकी जो खोज है, जो विकास है, जो विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में विशिष्ट साधन है वो जुटाए जाने आवश्यक है, ताकि इन संस्थाओं के कार्यक्रमों में नेटवर्क व्यवस्था की जो स्थापना है वो की जा सके। आगे हम बात करते हैं लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कि जो एजुकेशन है उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस उसकी होनी चाहिए। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी शिक्षा महाविद्यालय, विद्यालय या विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल करते हुए पूर्ण नहीं हो सकती। अपितु शिक्षा है जो वो तो आजीवन वह चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इसके एजुकेशन के टाइप हो सकते हैं, फॉर्मल हो सकता है, नॉन फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। तो जो फॉर्मल उनकी एजुकेशन है वो किसी स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय तक सीमित हो सकती है। वहां से पास आउट करने के बाद उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कंप्लीट हो सकती है। लेकिन जो अगर हम बात करें नॉन फॉर्मल एजुकेशन की या इनफॉर्मल एजुकेशन की, वो उसके बाद भी वो चालू रह सकती है। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम किसी दूसरे पर्सन से भी कुछ शिक्षा ले रहे होते हैं। तो इस प्रकार इस जो आयोग बना था उसने लाइफ लॉन्ग प्रोसेस पर जोर डाला था कि जो एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो मानव जीवन के साथ साथ चलती रहती है। इसलिए सार्वजनिक साक्षरता एवं अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो अधिकार है वो दिया जाना जरूरी है।
तो व्यक्ति अपनी उम्र, किसी भी उम्र में जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकता है। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेस ऑन साइंस एंड मैथ एजुकेशन। स्ट्रेस ऑन साइंस एंड मैथ्स एजुकेशन। विज्ञान और जो गणित की शिक्षा वो बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कहा था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के लिए इस आयोग ने 10वीं क्लास तक जो मैथ एवं गणित के विषयों को अनिवार्य कर दिया गया था कि अगर बच्चा अपने देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर दूसरे देश में एजुकेशन प्राप्त करने जाता है तो उसका जो एजुकेशन प्राप्त करने का क्राइटेरिया है इंटरनेशनल लेवल का वो उसका जरूर होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने साइंस और जो मैथ्स है वो 10th तक वहां पे कंपलसरी कर दिए थे, क्योंकि बच्चे को अगर वो बाहर जाकर एजुकेशन लेना चाहता है तो कम से कम उसका जो एजुकेशन वहां पे एडमिशन का क्राइटेरिया है वो बच्चा पूरा कर सके। इसके पीछे आयोग का केवल एक ही उद्देश्य था, किस तरह हम अपनी शिक्षा को उस स्तर तक पहुंचाए। यहाँ विकसित देश पहले से ही अपनी शिक्षा के स्तर को पहुंचा चुके हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन प्राप्त करना चाहता था तो वहां उन वेस्टर्न कंट्रीज में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में जो साइंस एंड मैथ्स की एजुकेशन थी वो पहले ही 10th तक कंपलसरी थी, इसलिए इस आयोग ने भी 10th तक की एजुकेशन कंपलसरी करने की जो बात है वो कही। आगे हम बात करते हैं कि एजुकेशन में इन्होंने इक्वलिटी की बात भी कही थी कि एजुकेशन सभी के लिए समान होनी चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे बॉयज हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो माइनॉरिटी से है। तो हम इसमें बात करेंगे एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वलिटी। एजुकेशन फॉर वीमेन इक्वालिटी, नारी के लिए शिक्षा में समानता या नारी समानता के लिए शिक्षा। तो अगर हम ये चाहते थे कि हमारी जो एजुकेशन है वो हर एक पर्सन तक पहुंचे तो उसमें हमें क्या था कि एजुकेशन का जो स्तर था वो हर एक की पहुंच में करना था। और अगर हम अपने देश को विकसित करना चाहते थे तो पहले हर एक जो नागरिक का एजुकेट होना जरूरी था, हर एक की जो दशा सुधरनी जरूरी थी। तो पहले जमाने में क्या था, जो स्त्रियों की शिक्षा का प्रावधान नहीं था, जो नारी की दशा थी वो शोचनीय मानी जाती थी। तो नारियों की दशा में सुधारात्मक परिवर्तन के लिए शिक्षा को अधिक से अधिक, नारी शिक्षा को अधिक से अधिक जो प्रोत्साहन है वो दिए जाने की आवश्यकता थी। तो इसलिए जो नेशनल पॉलिसी बनी थी एजुकेशन पे उसने वीमेन एजुकेशन पे जोर दिया, क्योंकि 20वीं सदी के प्रारंभ तक भारत में जो वीमेन एजुकेशन थी वो नामात्र थी, वो पूर्ण रूप से अपना जो सफलता प्राप्त नहीं करी थी। उसने बहुत ही कम जो लड़कियां थी वो शिक्षा ले पा रही थी, इसलिए उन्होंने वीमेन एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की बात कही, उस पर ज्यादा से ज्यादा जो काम है या कार्यक्रम है वो चलाए जाने की बात नेशनल पॉलिसी में कही गई थी। और उन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसने नारी शिक्षा के महत्व को भली प्रकार समझा और निर्णय लिया कि सरकार स्त्रियों में निरक्षरता मिटाने के लिए और उन्हें शैक्षिक संस्थाओं तक पहुंचने वाले मार्ग में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व करेगी और उन्हें एजुकेशन प्रदान करेगी। एजुकेशन प्रदान करने के लिए जो भी स्कॉलरशिप्स देनी थी लड़कियों को वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर स्कूल दूरी पे है तो उनके लिए जो हॉस्टल की व्यवस्था है वो प्रदान करेगी। उनके लिए जो रात्रि पाठशाला है उसका भी जो प्रावधान है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा, ताकि जो विमेन एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके और उसको पूर्ण रूप से जो सफलता उसमें हासिल की जा सके। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, अगर हर एक पर्सन की बात थी कि हर एक पर्सन तक एजुकेशन पहुंचाई जाए तो उसमें हर एक
कास्ट की बात भी थी कि जो खास करके अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अपनी जो शिक्षा है उसके लिए जो अगर हम बात करें पैसे की, तो वो पैसा उनको पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रदान करने के लिए हमें उनकी स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था है वो प्रदान की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति के बच्चों को एजुकेशन प्रदान करने के लिए इस पॉलिसी में बहुत सारे जो प्रावधान थे वो दिए गए थे। कौन कौन से प्रावधान थे? उनका था 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए जो परिवार थे उनको प्रोत्साहन दिया जाए, जिसमें हम उनको स्कॉलरशिप का प्रावधान दे सकते हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके बच्चों के लिए फ्री में हॉस्टल या फिर फ्री में खाना है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो प्रलोभन कह सकते हैं हम उनको, जो इंसेंटिव कह सकते हैं उनको हम दे सकते हैं, ताकि हम जो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं उनके बच्चों को प्रॉपर रूप से हम पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकें। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। डिसेबल्ड चिल्ड्रन मतलब जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो डीफ एंड डम्ब है, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लाइंड स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो स्पेशल एजुकेशन का प्रावधान है वो किया जाना जरूरी थे, क्योंकि ऐसे स्पेशल स्टूडेंट को जो चल नहीं सकते, या फिर जिनके हाथ में कोई दिक्कत है, या फिर जो मेंटली डिसेबल्ड है, मेंटली डिसऑर्डर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए उसी तरीके की जो शिक्षा है वो प्रदान की जाए। इसलिए स्पेशल कैटेगरी के जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए स्पेशल टीचर और स्पेशल स्कूल का जो प्रावधान है वो नेशनल पॉलिसी के अंतर्गत वहां पे सिफारिश की गई थी। जो उसके जो फीचर थे कि वहां पे जो उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल और टीचर थे प्रोवाइड किए जाने की बात कही गई थी। ऐसे बच्चों को इसलिए वहां पे स्पेशल की गई थी ताकि वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह एजुकेशन प्राप्त कर सके, वो उनका जो निरक्षरता भारत में से कम की जा सके, उन्हें भी साक्षर की जो कैटेगरी है वहां पे लाया जा सके। आगे हम बात करेंगे अडल्ट एजुकेशन की। अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन की बात थी जो वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी हमारे देश में एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब तक जो अडल्ट पर्सन थे, जो पेरेंट्स थे, वो एजुकेशन की जो मेथड है उसको नहीं समझेंगे, या फिर जब तक हम उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के लिए अवेयर नहीं करेंगे तब तक वो क्या है अपने जो बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन के लिए जो मोटिवेट है वो हो सकता है ना करे, जो उसका महत्व है वो उसको कम समझ ले। इसलिए हमें एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो अडल्ट एजुकेशन की डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए था। तो वो नेशनल पॉलिसी में अडल्ट एजुकेशन को लेकर जो खास बात है वो कहेगी कि अडल्ट एजुकेशन के लिए जैसे कि जो पेरेंट्स है वो स्कूल जाकर तो नहीं पढ़ सकते थे, उनके लिए फिर वो स्पेशल जो अडल्ट एजुकेशन के सेंटर थे वो प्रोवाइड किए गए, या फिर जो लाइब्रेरीज की व्यवस्था थी वो की गई। तो बहुत सारे जो ऐसे कार्यक्रम थे खास करके रूरल एरिया में, तो अडल्ट एजुकेशन को लेकर किए गए। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज। एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे भारत में हिंदुत्व की प्रधानता है, हिंदू लोग बहुत ज्यादा है, तो जो जैसे सिख हो गए, मुस्लिम या फिर ईसाई कैटेगरी के लोग हैं, इनको माइनॉरिटीज में काउंट किया जाता है। तो इसलिए वहां पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी एजुकेशन पे विशेष ध्यान देने की बात नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी उसमें कही गई। कुछ अल्पसंख्यक क्षेत्र में ज्यादा पिछड़े हुए थे, या फिर ऐसे लोगों को जो एजुकेशन के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो अवेयरनेस नहीं थी। इसलिए जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए विशेष प्रावधान दिए गए एजुकेशन प्रदान करने के लिए, उसी प्रकार माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक लोग थे उसको भी एजुकेशन
प्रदान करने के लिए कुछ स्पेशल हम फीचर्स कह सकते हैं, या फिर स्पेशल जो प्रावधान है वो हम कह सकते हैं कि उन्होंने वहां पे दिए। आगे हम बात करते हैं करिकुलम की, कि उन्होंने करिकुलम की कैसे डिमांड की थी। एक तो उन्होंने बात की थी कि सिंगल करिकुलम होना चाहिए पूरे नेशन के लिए। दूसरी बात की गई थी कि वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। उसमें जो इनिशियल एजुकेशन है, जब प्राइमरी एजुकेशन है, तो उस डिफरेंट जो स्टेजेज है उस पर कैसी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि जो स्टार्टिंग वाली एज है, तो उसमें क्या सिलेबस वहाँ पे जो करिकुलम होना चाहिए, वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो प्रारंभिक स्टेज थी, जो इनिशियल स्टेज थी, वहां पे चाइल्डहुड केयर की और विशेष ध्यान देने की बात कही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराने से पहले उसके संतुलित भोजन और स्वास्थ्य की और विशेष ध्यान देने की जो आवश्यकता है इसको निहित करती है। नई शिक्षा नीति में आरंभिक देखभाल तथा शिक्षा का जो नाम है वो दिया गया, जो उन्हें शिक्षा पॉलिसी बनाई थी, इसलिए उन्होंने जो बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो करे जाने की मांग कही थी। चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो चाइल्ड ओरिएंटेड प्रोग्राम थे, वो कहे जाने की बात कही थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया था वो बच्चे की हेल्थ को लेकर, एजुकेशन के साथ साथ उसकी हेल्थ को लेकर प्रोग्राम किए जाने चाहिए। और जो एजुकेशन हम बच्चे को जो प्रदान कर रहे हैं उसका जो तरीका है, उसमें जो करिकुलम जो मेथड्स है वो चाइल्ड सेंटर्ड होने जरूरी है, ताकि हम हमारा जो सपना है एजुकेशन की डेवलपमेंट का वो हम पूरा कर सके। जो जिस क्वालिटी की हम एजुकेशन बच्चों को देना चाहते हैं, तो वो उस क्वालिटी की एजुकेशन हम बच्चों को प्रदान कर सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसमें हमने एजुकेशन के पॉलिसी के बारे में पढ़ा कि जो पॉलिसी कब बनी थी, और उसके बाद उसके जो फीचर्स थे, जो पॉलिसी के फीचर्स थे, वो फीचर्स कौन कौन से थे। इस पॉलिसी में लेकर डिफरेंट जो पर्सन थे, या डिफरेंट जो कैटेगरीज थे, या फिर जो सिलेबस था, या उसका पैटर्न था, वो सारे उसके फीचर्स में आते थे। हमने वो बातें पढ़ी कि किस लेवल पर जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, और जो समानता एजुकेशन की वो कास्ट के हिसाब से, या फिर विमेन एजुकेशन उसको बराबर हक दिया जाना चाहिए, या फिर जो पैटर्न है वो एजुकेशन का हर एक स्टेट में एक जैसा होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे खत्म हो रहा है। तो आज हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।